हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम मुलाकात हुई है। फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने हुवारा में इजराइलियों के खिलाफ होने वाले हमले में शामिल लोगों की बहादुरी की तारीफ की है। इराक ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि वो तेहरान मुखालिफ टेररिस्ट्स को बॉर्डर से दूर यूनाइटेड नेशंस के कैंप में ट्रांसफ़र कर देगा। लीबिया में आए खतरनाक सैलाब में तकरीबन 6000 लोगों के मारे जाने की खबर है। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से कहा है कि उनका मुल्क प्योंगयांग को सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा। रॉयटर्स ने व्लादिवोस्तोक से खबर दी है कि मुलाकात से पहले किम जोंग उन को रूस का सबसे मॉडर्न स्पेस लॉन्चिंग सेंटर दिखाया गया। बातचीत में डिफेंस के मामलात पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका के ABC चैनल के मुताबिक किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन ने रूसी स्पेस सेंटर में घंटों बातचीत की, जिसने वेस्टर्न मुल्कों की चिंताओं को बढ़ा दिया है कि नॉर्थ कोरियाई लीडर यूक्रेन जंग के लिए फौजी मदद मुहैया करेंगे। किम से मुलाकात के बाद पुतिन ने कहा कि नॉर्थ कोरियाई लीडर के पास एक बड़ा प्रोग्राम है और वो रूस के दौरे को फार ईस्ट के शहरों कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर और व्लादिवोस्तोक के दौरे के साथ जारी रखेंगे, जहां वो कारखानों को देखेंगे जहां सिविलियन और फौजी हथियार बनाए जाते हैं। कोमसोमोल्स्क में वो कारखाने हैं जहां रूस के ज़्यादातर मॉडर्न लड़ाकू जहाज बनाए जाते हैं। किम ने कहा कि उनका रूस दौरा, जो 2019 के बाद पहला गैर मुल्की दौरा है, से जाहिर होता है कि उनकी सरकार दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक अहमियत को प्रायोरिटी दे रही है। ABC चैनल के मुताबिक अमेरिका के दोनों दुश्मन रूस और नॉर्थ कोरिया नज़दीक आ रहे हैं क्योंकि उनके लीडर गहरे डिप्लोमेटिक अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। पुतिन यूक्रेन में 18 महीने से जारी जंग की वजह से और किम इंटरनेशनल पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए न्यूक्लियर हथियारों और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लगातार आगे बढ़ाने की वजह से। ABC चैनल के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस को तोपखाने के गोले की ज़रूरत है क्योंकि वो यूक्रेनी जवाबी हमले को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि नॉर्थ कोरिया एनर्जी और खाने के सामान के साथ साथ अपने हथियार प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में रूसी मदद चाहता है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को रूस के साथ कोई भी हथियार सौदा करने के खिलाफ बार बार धमकी दी है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी जिनका रूस ने अब से पहले सपोर्ट किया है। दोनों मुल्कों ने अमेरिकी इल्ज़ामों से इनकार किया है कि प्योंगयांग मॉस्को को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक किम जोंग उन कल ट्यूसडे की सुबह सवेरे रूस में दाखिल होने के बाद ट्रेन से वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम पहुंचे, जो जंगलों के बीच चीनी बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है। जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि क्या रूस किम को सैटेलाइट बनाने में मदद करेगा, तो पुतिन ने जवाब दिया कि इसलिए हम यहाँ आए हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर रॉकेट इंजीनियरिंग में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। वे स्पेस के मैदान में भी तरक्की हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या वो और किम फौजी मामलों पर बात करेंगे, पुतिन ने कहा कि वे सभी मामलात पर बात करेंगे। रूसी डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग भी मुलाकातों में मौजूद हैं। पुतिन ने वोस्तोचन में तकरीबन 40 सेकंड तक किम के हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे आपको देखकर खुशी हुई, ये हमारा नया कॉस्मोड्रोम है। पुतिन ने किम को नॉर्थ कोरिया की 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर किम ने एक ट्रांसलेटर की मदद से पुतिन को गर्मजोशी से किए गए वेलकम के लिए शुक्रिया अदा किया। इसके बाद उन्होंने कोरियाई ज़बान में विजिटर बुक पर दस्तखत किए। उन्होंने लिखा कि रूस जिंदाबाद, जिसने पहले स्पेस को जीतने वालों को जन्म दिया, हमेशा अमर रहेगा। रूसी सरकारी टेलीविज़न ने कहा कि किम ने स्पेस सेंटर के दौरे के दौरान पुतिन से बड़ी तादाद में तफसीली सवालात पूछे। रूसी मीडिया ने कहा कि पुतिन ने किम को उस इमारत को चारों तरफ से दिखाया जहां रूस का नया स्पेस बूस्टर अंगारा को
असेंबल किया गया है। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर रूस को हथियार मुहैया कराने का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन ये साफ नहीं है कि हथियारों की कोई डिलीवरी की गई है या नहीं। रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों ने उन दावों को खारिज किया है, लेकिन डिफेंस के मामलों में कोऑपरेशन को गहरा करने का वादा भी किया गया है। रूस के प्रेसिडेंट हाउस क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि पड़ोसी के तौर पर हमारे मुल्क सेंसिटिव मैदानों में कोऑपरेट करते हैं जिन्हें खुले तौर पर ऐलान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पड़ोसी मुल्कों के लिए ये बिल्कुल नेचुरल है। आइए अब चलते हैं मिडिल ईस्ट की कुछ अहम खबरों की तरफ। गजा में मौजूद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने मस्जिद अल अक्सा में इजरायली खिलाफ वर्जियों के जवाब में वेस्ट बैंक के हुवारा शहर में रेजिस्टेंस लड़ाकों की तरफ से इजरायलियों के खिलाफ गोलीबारी को बहादुरी भरा जवाब बताते हुए सराहा है। प्रेस टीवी के मुताबिक जेरूसलम में हमास की शाख के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद हमादे ने आज कहा है कि इस ऑपरेशन ने इजरायली सरकार और उन ज़ायोनी यहूदियों को साफ पैगाम भेजा है जो यहूदी नए साल रोश हशाना की छुट्टियों के मौके पर अल कुद्स और मस्जिद अल अक्सा पर हमले करने का इरादा रखते हैं। फिलिस्तीनियों के हुकूक की मुकम्मल बहाली तक इजरायली कब्जे के खिलाफ टकराव जारी रहेगा। उन्होंने बहादुर फिलिस्तीनी कौम की तारीफ की जो इजरायली फ़ौज के खिलाफ खड़ी हुई है और रेजिस्टेंस लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ लड़कर उसके कभी ना हारने की झूठी शान को ख़त्म करने के लिए हर दिन अपनी ताकत साबित की है। हमादे ने यह भी कहा कि ये ऑपरेशन फ़िलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ शिद्दत पसंद इजरायली मिनिस्टर इतामर बिन गवीर की बेवकूफ़ियों का जवाब है। इस महीने की शुरुआत में बिन गवीर ने ऐलान किया था कि फ़िलिस्तीनी कैदियों को अब महीने में एक बार के बजाय 2 महीने में सिर्फ एक बार घर के लोगों से मिलने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने इजरायली जेलों से फ़िलिस्तीनी कैदियों की जल्द रिहाई की इजाज़त देने वाली पॉलिसी को भी रद्द कर दिया। हमास के स्पोक्सपर्सन ने पूरे वेस्ट बैंक और अल कुद्स में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों से ज़ायोनी काबिज़ों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और गैर कानूनी बस्तियों को निशाना बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस लड़ाकों और पूरे फ़िलिस्तीनी नेशन को कब्जा करने वालों की ज़िंदगी को पूरी तरह से नरक यानी जहन्नम में बदल देना चाहिए ताकि आखिरकार उन्हें कब्जे वाले इलाकों से बाहर निकाला जा सके और मस्जिद अल अक्सा और फ़िलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ उनके क्राइम्स को रोका जा सके। आपको बता दूं कि हमास का ये बयान कल ट्यूसडे शाम नॉर्थ वेस्ट बैंक के शहर हुवारा में जवाबी गोलीबारी में 2 इजरायली लोगों के जख्मी होने के बाद आया है। इजरायली फ़ौज वांटेड फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लेने के बहाने तकरीबन हर दिन वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ शहरों पर छापे मारती है। इस साल कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों और गजा में 200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें से ज़्यादातर मौतें वेस्ट बैंक में दर्ज की गई हैं। उधर इराक ने ईरान को भरोसा दिया है कि कुर्दिस्तान में बॉर्डर के नज़दीक ईरान मुखालिफ टेररिस्ट को निहत्ता किया जाएगा और उन्हें यूनाइटेड नेशंस के कैंपों में पहुंचाया जाएगा। प्रेस टीवी के मुताबिक इराकी फॉरेन मिनिस्टर फवाद हुसैन ने आज तेहरान में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया। फवाद हुसैन ने कहा कि टेररिस्ट ग्रुप्स को यूनाइटेड नेशंस की निगरानी वाले कैंपों में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि इराकी कानून किसी भी ग्रुप को दूसरे मुल्कों पर हमला करने के लिए इराकी ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देता है। उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच सिक्योरिटी समझौता भी इराक के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। इस मौके पर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जब मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो ईरान सीरियस है। ईरान के बॉर्डर्स के करीब के इलाकों से टेररिस्ट ग्रुप्स को हटाने के सिलसिले में अच्छी बातचीत हुई है। फवाद हुसैन एक डेलीगेशन के साथ आज सुबह ही तेहरान पहुंचे हैं। आज सुबह हुई मीटिंग के दौरान दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपसी मामलों के साथ साथ मुख्तलिफ मैदानों में कोऑपरेशन बढ़ाने के तरीक़ों पर बात की। फवाद हुसैन का ये दौरा ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कनआनी के उस बयान के 2 दिन बाद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि कुर्दिस्तान में मौजूद ईरान मुखालिफ अलगाववादी ग्रुप्स को निहत्ता करने के लिए इराक को दिया गया अल्टीमेटम आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मंडे को मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि ईरान का रुख पूरी तरह से साफ है। इराकी सरकार के साथ हुए समझौते के मुताबिक कुर्दिस्तान इलाके में टेररिस्ट और अलगाववादी ताकतों को निहत्ता करने की आखिरी तारीख 19 सितंबर को ख़त्म हो रही है और उस तारीख को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
आइए आखिर में लीबिया में आई खतरनाक बाढ़ की खबर आप तक पहुंचाता हूं। लीबिया में तूफान में मरने वालों की तादाद तकरीबन 6000 तक पहुंच गई है। मरने वालों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि समंदर से डेड बॉडीज बहकर किनारे पर आ रही हैं। तूफान से सबसे ज्यादा तबाह हुए शहर डेरना के पास से रॉयटर्स ने खबर दी है कि डेड बॉडीज किनारे की तरफ बह रही हैं। संडे रात को आए ताकतवर तूफान की वजह से शहर के ऊपर बांध टूटने से हुई बारिश की वजह से आई बाढ़ से डेरना का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया। पूरी मल्टी स्टोरी इमारतें सोए हुए कुनबों समेत बह गईं। पूर्वी लीबिया की सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर हिचेम अबू चकियू आर्ट ने बताया है कि समंदर लगातार दर्जनों डेड बॉडीज फेंक रहा है। हमने अब तक 5300 से ज़्यादा मरने वालों की गिनती की है और ये तादाद दोगुनी भी हो सकती है क्योंकि लापता लोगों की तादाद हज़ारों में है। उन्होंने इंटरनेशनल मदद की अपील करते हुए कहा कि हज़ारों लोग बेघर हो गए हैं और हमारे पास ऐसी इमरजेंसी के बाद हालात संभालने का तजर्बा नहीं है। लीबिया की त्रिपोली में मौजूद सरकार के प्राइम मिनिस्टर अब्दुल हामिद अल दबीबा ने बाढ़ को एक गैर मामूली मुसीबत बताया है। प्रेसिडेंशियल काउंसिल के सरबराह मोहम्मद अल मिनफी ने कौमी इत्तेहाद की अपील की है। अब तक मिस्र, कतर और तुर्की समेत कई मुल्कों ने लीबिया को मदद पहुंचाई है। इटली 2 फौजी जहाज भेज रहा है जिसमें आग बुझाने और दूसरे इमरजेंसी बचाव करने वाले और एक नेवी का जहाज शामिल है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 150 टन इमरजेंसी खाना, राहत और दवाएं ले जाने वाले 2 जहाज भेजे हैं। आपने देखा कि रूस और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स की मुलाकात से अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न ताकतें कैसी परेशान हैं। हालांकि तकरीबन हर हफ्ते अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को फौजी मदद दिए जाने की बात की जाती है। उधर हमास फिलिस्तीनी लड़ाकों की हिम्मत अफजाई कर रहा है और इजराइल के खिलाफ कब्जा खत्म होने तक लड़ने की बात कर रहा है। अब इराक में यूनाइटेड नेशंस के कैंप में टेररिस्ट को पहुंचाया जाएगा। हकीकत यह है कि अब से पहले भी CIA और मोसाद इराकी कुर्दिस्तान में ईरान मुखालिफ ग्रुप्स की मदद करते रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।